राजस्थान में निकाय चुनाव की एक लॉटरी खुल गई चुनाव आयोग की तरफ से। किसकी कहां सीट, किसके लिए रिजर्व, कौन महिला, कौन एससी, कौन एसटी, कौन जनरल, ये सब कुछ तय हो गया है। लेकिन अब एक और लॉटरी खुलनी है, वो है राजनीतिक दलों की तरफ से। निकाय चुनाव में कैंडिडेट के लिए हजारों की संख्या में ना जो अपने फॉर्म्स हैं या अपनी एप्लीकेशंस हैं वो दी जा रही है उम्मीदवारों की तरफ से, जिनको भरोसा है, जिनको विश्वास है, जिनकी मेहनत है, जिनको लगता है कि वो निकाय चुनाव में अच्छे परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ, जहां एक तरफ तो ये तय करना है कि किसको टिकट दिया जाए, कौन कैंडिडेट हो, कौन जिताऊ कैंडिडेट हो, बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, बहुत कुछ एक्सरसाइज इसको लेकर दोनों तरफ के राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो है जिला स्तर पर प्रभारी बनाकर बहुत सारे काम करने की कोशिश, संगठन को मजबूत करने की कोशिश पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं। और सत्तारूढ़ दल क्योंकि बीजेपी है तो निश्चित रूप से संगठन की ताकत और सरकार में होने का जो एक विश्वास होता है वो उन्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कारण देता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो दावेदार हैं उनके बीच में गुटबाजी खुलकर अब सामने आने लगी है। पहले दबी जुबान में और अब खुलकर बाहर आ रही है। तो उसके परिणाम किस तरह से किस राजनीतिक दल को भुगतने पड़ेंगे, कांग्रेस और बीजेपी को आंतरिक गुटबाजी से कितना नुकसान होगा और कौन इस गुटबाजी में अपने जो पार्टी के कैडर को संभाल कर रख पाता है, वही सबसे बड़ी चुनौती इस निकाय चुनाव में है। वैसे भी ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है चुनाव का। राजस्थान में 2.5 साल बाद फिर चुनाव, आम चुनाव होने हैं, तो सेमीफाइनल है उस चुनाव का। ऐसे में भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ये कड़ी परीक्षा है कि वो अपनी पार्टी को कितनी बड़ी जीत दिला पाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की ये अपनी परीक्षा है कि वो विपक्ष में कितनी ताकत, कितनी मेहनत जो है इस चुनाव में लगा पाते हैं। तो क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा की कार सेवा करने वाले, उनके शुभचिंतक उनकी पार्टी में ही बड़ी संख्या में है। ऐसे में काफी दिलचस्प रोचक मुकाबला निकाय चुनाव से पहले 27 तारीख का 24 हो गई है, 27 से नॉमिनेशन शुरू है। उससे पहले 4 दिन काफी 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 परीक्षा के हैं। तो हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार भीलवाड़ा से, नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। तो प्रमोद तिवारी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। भीलवाड़ा में क्या स्थिति है दोनों राजनीतिक दलों में? क्योंकि भीलवाड़ा में हमने देखा विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो पिछला, जबरदस्त बीजेपी के भीतर की गुटबाजी भी सामने आई और कांग्रेस के भीतर की। लेकिन बीजेपी में खुलकर देखने को मिला। अभी भी कुछ इसी तरह की खबरें वहां से आ रही है। तो हालात क्या है भीलवाड़ा के? देखो मीना जी, भीलवाड़ा के हालात राजस्थान से भीलवाड़ा और चित्तौड़ दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी ने भीलवाड़ा में जो टिकट दिया था वो संघनिष्ठ थे, थर्ड ईयर ओटीसी थे, जिनको पांचवी बार टिकट दिया था, 3 बार लगातार जीत रहे थे विठल शंकर अवस्थी। पर इस बार थोड़ी संघ की नाराजगी थी, संघ नहीं चाहता था विठल शंकर अवस्थी को टिकट मिले, तो विचार परिवार के नाम पे अशोक कोठारी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, निर्दलीय चुनाव जीत गए। ये स्थिति चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में भी राजवी, जो नरपत सिंह राजवी है, उनको चंद्रभान सिंह आज्ञा निर्दलीय ने चुनाव हरा दिया था। अब वहां भी अभी 2-2.5 साल बाद फिर सक्रिय हुए हैं राजवी जी, और वहां कह रहे हैं कि जो मेरे साथ थे, जो पार्टी के लॉयल है, कमल के निशान के साथ थे, उनको टिकट दिलाया जाए। यहाँ भी विठल शंकर अवस्थी कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के साथ थे, कमल के निशान के साथ थे, उनको टिकट दिया है। बड़ी पुरजोर तरीके से वो उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 चुनाव वो भीलवाड़ा सिटी से जीते हैं। आसीन से एक चुनाव हार गए थे, एक चुनाव इस बार वो भीलवाड़ा से आ रहे हैं। वहीं अशोक कोठारी ने कल अपना शक्ति परीक्षण कर लिया। कार्यकर्ता स्नेह मिलन के नाम पे उन्होंने इकट्ठा किया। और एक सबसे बड़ी बात है कि उनके मंच पे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, यूआईटी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाट उनके मंच पे थे, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली उनके मंच पे थे। और आज आप इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लक्ष्मी नारायण डाट जहाजपुर नगर पालिका चुनाव में कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति लॉयल रहने का पाठ बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति निर्दलीय के मंच पे था कल और बात कह रहे थे, अशोक कोठारी कह रहे हैं कि मैं 2 दिन देखता हूं,
अगर मेरी बात मान ली गई, क्योंकि प्रदेश में तो मुझे सम्मान मिल रहा पर जिला स्तर पर सम्मान नहीं मिल रहा, मेरे साथ जो लोग हैं वो भी बीजेपी के ही लोग हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो 2 दिन बाद में मेरे कार्यकर्ताओं से, विचार परिवार से बात कर मैं आगे मतलब वो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। और उस मंच पर रहने वाला व्यक्ति भीलवाड़ा में बात कुछ और कर रहा है, जहाजपुर में जाके पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। तो भीलवाड़ा चित्तौड़ में जहां बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है, भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव में जो दामोदर अग्रवाल उनको 70,000 वोटों की लीड मिली थी, बहुत बड़ी लीड थी। जबकि सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी थे, जिनको वाटरमैन कहा जाता, भागीरथ कहा जाता, जहाँ बैठकर और 3 घंटे के अंतराल पे पानी आता था, वो चंबल से पानी लेके आए। उसके बावजूद भीलवाड़ा शहर से 70,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे, क्योंकि भीलवाड़ा को छोटा नागपुर कहा जाता है, आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है। पर उसके बावजूद इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 3 रही थी, अशोक कोठारी चुनाव जीते, कांग्रेस नंबर 6 रही थी। तो सबसे बड़ा खतरा जो इस समय भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है, वो निर्दलीय विधायक जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, चाहे अशोक कोठारी हो चाहे चंद्रमान सिंह भाटिया। बीजेपी के लिए सबसे पहले अपने इन हाउस जो बड़ी चुनौती है, इनको किस तरह साधेंगे, टिकट बंटवारे में इनकी कितनी शेयर रहेगी, इनको कितना टिकट मिलेगा। अगर बीजेपी एक होकर लड़ती है तो फिर इनके सामने कोई बड़ी चुनौती भीलवाड़ा में और चित्तौड़ में नजर नहीं आती। पर अगर ट्रायंगल बनता है, तीसरा मोर्चा बनता है, पर ये की स्थिति मीनाजी भीलवाड़ा में कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के जो दहेज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रामलाल जाट, वो शहर में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं, शहर में धीरज गुजर के जो शासन पास है जीपी खटीक, उनकी दखलंदाजी है। तो कांग्रेस की गुटों में बैठी हुई है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा कि विचार परिवार का जो दावा कर रहे अशोक कोठारी, क्या संघ उनको विधानसभा चुनाव की तरह समर्थन देगा नहीं देगा, ये कई चीजें हैं जो 2-3 दिन के अंतराल के बाद क्लियर होगी। वही चित्तौड़ में चंद उन्होंने राजवी ने साफ कहा कि मैं 1-2 दिन के लिए जयपुर जाऊंगा, बाकी पूरे चुनाव तक मैं चित्तौड़गढ़ में रहूंगा। तो ये 2 जो गढ़ है बीजेपी के, वो अपने ही लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस तरह बीजेपी निपटती है, बड़ी बात है। तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है भीलवाड़ा चित्तौड़ में, वो एक रिलीफ बीजेपी के लिए हो सकती है, लेकिन बीजेपी के भीतर की जितनी परेशानी है, नमित जैन जी कैसे पार पाएंगे इससे? जी मीना जी, देखिए ये सब जगह सब पार्टियों का मामला होता है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत अनुशासित होकर चुनाव लड़ेगी। अभी हमारे जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा है, आप देखिए कि कितने आवेदन आ रहे हैं। हमने जब कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे तो जयपुर जैसी जगह में 2500 से 3500 आवेदन हमारे आ चुके हैं। 1000 से ऊपर महिलाओं के आवेदन आए हैं। तो ये कोई गुटबाजी का संदेश नहीं है, गुटबाजी का मैसेज नहीं है। ये हमारी आंतरिक जो बात होती है, हमारे संगठन में अनुशासन की जो बात होती है, वही है कि जब सब मिलकर हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, ये हमारा पार्टी की टैगलाइन है, और इसी पर चलकर सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी सब काम करेंगे। टिकट मांगना, चुनाव में लड़ना हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए। जब आप सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हो, तो हर व्यक्ति सोचता है मैं भी चुनाव लड़ूं। और क्योंकि जब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि मैं भी उनसे सीधा जुड़ूं और उनकी जो विकास की जो भागीदारी है, उसमें मेरा भी जो कुछ अंश लग जाए, मैं भी कार्य कर पाऊं। जिस तरह से प्रदेश में विकास हो रहे हैं, तो मैं भी उसमें सम्मिलित हो पाऊं। तो कार्यकर्ता का नाराज होना, कार्यकर्ता की जो ये हर चुनाव में होता है, और इसमें हमारा जो संगठन है, हमने संगठन की इतनी बड़ी, इतनी मजबूत टीम उतारी है। सभी निकाय चुनावों में हमने सभी निकायों में 2-2 प्रत्याशी उतारे। नमित जैन जी, सिर्फ 2 जिलों की चर्चा की थी प्रमोद तिवारी जी ने, उनका हाल आपके सामने बयां किया। आपको नहीं लगता कि उस परेशानी में आपके लिए वाकई में जितना परीक्षा चुनाव है, उतनी ही परीक्षा आपसी गुटबाजी है, वो है? देखिए मीना जी, ये मैं कह रहा हूं, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि ये बातें होती है, घर में बर्तन बजते हैं, लेकिन हम इसको संभाल लेंगे। हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, हमारी जो संगठन के लोग हैं, वो सब संभाल लेंगे। मनमुटाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस मनमुटाव को संभालना वो बड़ी बात होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा मैसेज देते हुए कार्यकर्ताओं को साथ बैठाकर गिले शिकवे दूर किए। और हमारे यहाँ पर कभी भी आपने देखा होगा कोई गाली की बात या कोई ओछी बात या एक टिकट नहीं मिला तो वो ठीक है, नाराज हो सकते हैं, एक मन में पीड़ा हो सकती है, लेकिन 1-2 दिन की नाराजगी के बाद वो पदाधिकारियों के जो प्रत्याशी हमारे, उनके साथ लग जाते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए हम जीतते हैं। जब प्रदेश की जो विधानसभा की बात थी, हम इसीलिए जीते थे,
और जहाँ देश भर में सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही वजह है कि हम जीत रहे हैं। रही भीलवाड़ा की बात, रही चित्तौड़गढ़ की बात, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद जी भाई साहब, इन्होंने जो भी बात कही ये वास्तविकता में है, जब भी कह रहे हैं, और हम इसको मानने में हमें कोई हिचक नहीं है, लेकिन हम इसको सुलझा लेंगे। जो बात है घर में बैठकर आपस में, देखिए हर कार्यकर्ता को टिकट चाहिए, हर कार्यकर्ता चाहता मैं पार्षद बनूं, मैं चेयरमैन बनूं, मैं नगर निगम का मेयर बनूं, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन इसके बीच हमारा जो अनुशासन है पार्टी का, और जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी है, और जो हमारे मंत्री है, जो सब मिलकर समझा लेंगे, बैठ लेंगे, जो संघ परिवार की बात है वो सब मिलकर के आपस में सुलझा लेंगे, और हम निकाय चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जब होती है जब आप चुनाव जीत रहे होते हैं। नमित जैन जी, ये अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी, राजस्थान की जनता को भी अच्छा लगेगा निश्चित रूप से कि आप बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परेशानी है, बीजेपी के भीतर परेशानी है, गुटबाजी है, खींचतान है। नहीं, गुटबाजी नहीं मीना जी, आप नाम दीजिए इसको गुटबाजी का, मैं गुटबाजी का नाम आप दे सकते हैं, मैं गुटबाजी का नाम मैं न इसको स्वीकार कर रहा हूँ गुटबाजी को। ये गुटबाजी नहीं, गुटबाजी अलग होती है कि दूसरे को गिराना, ये कांग्रेस में होता है, नाकारा निकम्मा नालायक, हमारे यहाँ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मनमुटाव, मनमुटाव अलग चीज है, गुटबाजी अलग चीज है। गुटबाजी में एक दूसरे की टांग खींची जाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मनमुटाव हो सकता है कि मुझे भी टिकट चाहिए, इसे भी टिकट चाहिए, आपस में सबको टिकट चाहिए होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हर परिवार में होता है। तो हमारे यहाँ आप जो मैंने स्वीकार किया है मीना जी, एक मिनट 10 सेकंड, मैंने जो स्वीकार किया है वो घर की बात स्वीकार करिए, मैंने गुटबाजी, इसको गुटबाजी का नाम नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कभी नहीं होती है, और हमारे यहाँ कोई गुटबाजी करता है तो उस पर अनुशासन का डंडा चलता है। आपके मुताबिक आपसी प्रतिस्पर्धा अच्छी प्रतिस्पर्धा है, गुटबाजी नहीं है, और प्रतिस्पर्धा किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात है, ताकत बनी रहती है और ताकत का संतुलन भी बनाए रखता है प्रतिस्पर्धा। श्याम सुंदर शर्मा जी, वाकई में ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा है जो चुनावों में एकजुट होकर जीत की तरफ बढ़ेगी बीजेपी, या भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ की मुश्किलें पार्टी के भीतर की गुटबाजी बढ़ाने वाली है? देखिए मीना जी, नमित जी को पता है कि ये अधिकृत उम्मीदवार आपका एमएलए नहीं बना था, विठल अवस्थी चुनाव हारा था। अब अशोक कोठारी आपका उम्मीदवार नहीं है, निर्दलीय है, इसलिए वो देखिए नई प्रवृत्ति डाल रहा है भीलवाड़ा में। आपका कैंडिडेट जीतेगा नहीं जीतेगा पता नहीं, अभी आप किस स्थिति के कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जब आपका वहाँ विधायक ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन आपका वहाँ धनीधोरी होगा, कोई पता नहीं। आदि के नरपत सिंह राज भी चित्तौड़ पहुंच गए, और देखिए ये बात अच्छी लगी कि भी आकिया ने, जो चंद्रभान सिंह आकिया ने उनको गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अब आने वाले समय में क्या ये दोनों व्यक्ति चुनाव में भूमिका निभाने वाले हैं, उनको पता है कि विधायक का जब चुनाव होगा नरपत सिंह राजवी को वापस से यहाँ उतारा जाएगा नहीं उतारा जाएगा पता नहीं, लेकिन ये जो स्थितियां बन गई है उससे एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी स्तर पर ये मामला सुलझेगा नहीं, क्योंकि नरपत सिंह राजवी तो मानते ही नहीं बहुत सारी चीजें। आपको पता है कि उनको कहाँ से उठा करके वापस चित्तौड़ भेज दिया था, आज डिप्टी सीएम है जहाँ वो जीतते थे। तो आप देखिएगा, मैं तो अब जयपुर की बात कह रहा हूँ, जयपुर में भी टिकट का बंटवारा करने के वक्त पर आज पहली बार बोले हैं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, पैराशूट से उतरने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। नमित जी, आपके यहाँ पैराशूट से उतर रहे हैं क्या कुछ, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पैराशूट से उतरेंगे तो हम टिकट नहीं देंगे। अब कांग्रेस में पहली बार मैंने देखा कि अब तक विचार विमर्श हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, गोविंद सिंह डोटासरा ने 200 विधानसभा क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। आज कहा जाओ 27 तारीख को मेरे को रिपोर्ट दो। अब अधिसूचना जब 27 तारीख को जारी होगी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी टिकट कब दोगे आप? तो उसका मतलब है कि आपके यहाँ जो गतिविधियां चल रही थी, अशोक गहलोत कह रहे थे मेरी सिफारिश भी मत मानना, अब वो तो उनकी सिफारिश मानी नहीं जा रही, इसलिए कह ही रहे होंगे क्योंकि उनका बेटा तो टिकट पे चुनाव लड़ा नहीं था पार्लियामेंट का, वो तो जालोर सिरोही चला गया था। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए पहले से कह रहे मेरी सिफारिश को मत मानना, तो आपकी सिफारिश मानी जा रही है मेरी। जो फैसला हुआ है, जयपुर में 2 दिन की बैठक चली है, अशोक गहलोत नहीं थे तो सचिन पायलट थे, भंवर जितेंद्र थे, बाकी के रंधावा थे, सब लोगों ने कहा कि हम जीतने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन एन वक्त पर गोविंद सिंह डोटासरा को 200 कैंडिडेटर बना देने का मतलब क्या है? कब टिकट करोगे, किस तरह की स्थिति बनेगी?
हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में 18 उम्मीदवार उतार दिए। अब आप हनुमान बेनीवाल भी आ गया, अब ओबीसी भी आ जाएगा। तो इस स्थिति में रूप से राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण तो जयपुर है, जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, डिप्टी सीएम आपके सामने दिया कुमारी का क्षेत्र है, राजवर्धन सिंह का क्षेत्र है, मंजू शर्मा, अशोक परनामी, रवि नैयर, सतीश पूनिया, घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया सब अपने अपने लोगों को सिफारिश करके टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। अब ये टिकट दिलाने का प्रयास कितना सफल हो पाएगा, इसलिए आज तक अभी कह रहे हैं कि 3000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई है, सही बात है, 1000 से ज्यादा महिलाएं भी खड़ी का भी उम्मीदवार बनना तय है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने कहा है कि हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं होने देंगे। ये सब चीजें चल पाएगी नहीं चल पाएगी, तो देखिए टिकट का बंटवारा होगा किस तरह के, लेकिन सबके सामने चुनौती है कि बागी खड़े नहीं हो जाए ज्यादा। इसलिए चुनाव में टिकट का चयन प्रक्रिया इतनी धीमी और गति से चलाई जा रही है कि समय ही नहीं मिले दूसरे को खड़ा होने का। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि चुनाव बड़ा पेचीदा भी है। मुख्यमंत्री जी के भाग्य का बहुत सारे फैसले भी इससे होंगे, पंचायत और शहरी निकाय के, कि आप जीते तो पहले जब आपने देखा कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो विचित्र स्थिति बन गई थी, कांग्रेस ने किस किस के सहारे से क्या कुछ कर दिया था। तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भाजपा जिता नहीं पाई थी। यही कारण है हरीश द्विवेदी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा, जो आज राष्ट्रीय महासचिव है, और 3-4 लोग और भी हैं उनके साथ। तो बहुत सारे लोग लगा करके क्या कुछ करना चाहती है भाजपा मुझे नहीं पता। अब भारतीय भवन कितना निर्देश देगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी, कौन कैसे कैपेबल बनेगा, एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पे मौजूदा स्थिति में सरकार के सामने भी है और संगठन के सामने भी है। इसलिए दोनों बीच में बहुत सारी चीजें चल रही है। अब आप अजमेर की बात करें, अभी अजमेर कांग्रेस के तो है नहीं, कांग्रेस में देखिएगा जिस प्रकार से गुटबाजी हुई, सचिन पायलट के वाले को मिले या अशोक गहलोत वालों को मिले, अब गोविंद सिंह डोटासरा वहां भी जाकर क्या है। तो अब बहुत सारी चीजें देखिए, नगर निगम 10 हैं और 10 नगर निगमों में निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी पेचीदगी है। और नगर परिषद 2 तो आपने बताई थी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा विवादित है, वहां इनके विधायक ही नहीं जीते। तो कह रहे साहब हम तो वहां जिता लेंगे, किस आधार पे चुनाव जिताओगे नमित जी, ये तो आप बताओ कि हमारी गुटबाजी नहीं है। अरे आपका विधायक ही नहीं है, तो इस स्थिति में टिकट देने के लिए तो दूसरा एमएलए कहेगा मेरी नींव पक्की होनी चाहिए, मैं तो देखिए संघ परिवार का हूँ इसलिए मैं जीत गया हूँ। विठल अवस्थी से नहीं हार गए और अशोक कोठारी चुनाव जीत गया। पहले भी विवादित हुए थे, आपको वो दे रहे थे क्या कर रहे थे। तो सवाल ये है श्याम जी कि पूरे प्रदेश में लगभग एक ही जैसी स्थिति है, लेकिन क्या ये स्थिति बहुत अप्रत्याशित है, पहली बार हो रही है, या हर चुनाव से पहले हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और राजनीतिक दलों को उसका नफा नुकसान होता है? अब बात ये कि मैनेजमेंट कैसे करती है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों इस आंतरिक गुटबाजी का, कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे नमित जैन जी? जी मीना, देखिए श्याम जी साहब बहुत वरिष्ठ है और इनकी जो बात होती है वो ये ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात करते हैं, पूरी उसकी जांच पड़ताल करके करते हैं। तो जो भीलवाड़ा की और जो बात कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि किसी भी विधानसभा में जहां हमारे विधायक है और जहां हमारे विधायक नहीं है, 70 से ज्यादा विधानसभा में हमारे विधायक नहीं है, तो हमने पूरे राजस्थान में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी, हमारे संगठन महामंत्री जी और संगठन से जो जिलाध्यक्ष है, हमारे जिलाध्यक्ष तय करेंगे विधायकों की हम रायशुमारी लेंगे, विधायकों से हम बात करेंगे, हमारे जो मंडल अध्यक्ष है हम उनसे नाम ले रहे हैं, हमारे बूथ अध्यक्षों से नाम ले रहे हैं। तो इसमें विधायक की रायशुमारी होगी और जिला अध्यक्ष तय करेंगे बैठ करके किसी टिकट दिया जाएगा। तो जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी जैसे जनरल वार्ड आ गया, अब जनरल वार्ड में अगर ओबीसी के व्यक्ति को, एससी के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो टिकट प्रदेश कार्यालय से तय होगा, प्रदेश कमेटी उसकी समीक्षा करेगी कि ऐसा क्या कारण है कि वहां हो रहा है। तो ये सब बातें जो है सब चीजें, और जहां दावेदार ज्यादा है, महिला है, हम बात कर रहे हैं हम युवाओं को भी टिकट देंगे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम टिकट देंगे, हम देते हैं, पहले भी देते हैं। तो इसको लेकर हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपस में। आप देखिए भी परसों के दिन टोंक की जो फोटो आ रही थी कल की, वो वहां वीडियो जो आ रहा था, एक साथ 10 प्रत्याशी एक साथ जो उम्मीदवार हमारे, वो एक झुंड बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ आए थे कि सबने एक ही साथ मिलकर के भी 10 में से हमें किसी को भी दे दो। वो जो 10 लोग आए थे कि हम 10 में से किसी एक को दे दोगे
तो 9 शहर से पार्टी के साथ तैयार खड़े मिलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारे अनुशासन की बात होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना संवैधानिक सबका हमारे पार्टी का अधिकार दे रखा है। हमारी जब मीटिंग थी, प्रदेश प्रवक्ताओं की जब मीटिंग ली थी, अध्यक्ष जी ने, मदन राठौड़ जी ने, तब हमसे हाथ खड़े करवाए थे कि कोई चुनाव लड़ना चाहता है क्या। फिर बाद में गए तो हमारे वहां केवल 1-2 लोगों ने चुनाव हाथ खड़े करे, सबने कि आप जैसी जिम्मेदारी देंगे वैसा हम लेने को तैयार है, अगर आप कहेंगे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब जगह होता है। मैंने कहा कि सबकी इच्छा होती है, 5 साल कार्यकर्ता काम करता है क्षेत्र में, तो उसमें महत्वाकांक्षा होती है। प्रमोद जी तिवारी मीना जी, जी। नमित जैन जी बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहे कि हर राजनीतिक दल में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होती है, जो स्वाभाविक है, समझ में आती है। लेकिन पूरे प्रदेश में जो हालात हैं वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से कहीं आगे भी है, क्योंकि दरअसल ये हर व्यक्ति के, जिसकी राजनीति में दिलचस्पी है या जिसने राजनीति में इतने साल बिताए हैं, उसके करियर का भी सवाल है। राजनीति आज की तारीख में एक बहुत बड़ा करियर है। अब इस करियर में जिसको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और जिसको नहीं मिलेगा, वो दोनों क्या क्या अपने लक्ष्य की तरफ करेंगे। तो जिसको मिलेगा वो तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा और वो जो करेगा उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की तरफ से संगठन के स्तर पर आपको प्लान नजर आता है, आपको दिखता है कि जो कुछ हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मीना जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये तो क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं। सेमीफाइनल तो पंचायत चुनाव होगा, क्योंकि ये तो शहरी सरकार बनेगी, गांवों की सरकार से कभी प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसा बीजेपी का मानना है, बीजेपी नेताओं का, क्योंकि उनकी सोच है कि शहरों में थोड़ा बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है, तो बीजेपी में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवा रही है, हॉर्स राइडिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे हैं 14 तारीख को वोटों की गिनती हो जाएगी और चेयरमैन के चुनाव में 5 से 7 दिन का फर्क है। तो ये इस बात का द्योतक है कि कहीं कहीं इनको ये डाउट है कि मेजोरिटी नहीं आएगी, वहां खरीद फरोख्त होगी और उसमें सत्ता का प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा। इसको कोई मना नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस हवा को बीजेपी पंचायत चुनाव में ले जाना चाहती है। रही बात बीजेपी नेता, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अरुण चतुर्वेदी जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अभी अजमेर विभाग के संभाग के इंचार्ज है, वो बार बार यही कह रहे हैं भीलवाड़ा में कि मैं किसी तरह से समन्वय बिठा लूंगा, क्योंकि अशोक कोठारी ने भी बिना कंडीशन के बीजेपी को समर्थन दिया है, हम उनको मना लेंगे। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी विठल शंकर अवस्थी और अशोक कोठारी के बीच में कोई एक फार्मूला तय कर दे कि इतने टिकट आपके, इतने टिकट आपके। अगर ये मिलकर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे। और यदि संभव नहीं हुआ, जिस तरह से अशोक कोठारी ने कल कहा कि मुझे प्रदेश में तो सम्मान मिलता है, जिले में सम्मान नहीं मिलता, मेरे व्यक्तियों को टिकट नहीं मिला, तो 2 दिन बाद में विचार करूंगा। अगर ट्रायंगल बनता तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात है अनुशासन की बात करते, जब विठल शंकर अवस्थी के सामने अशोक कोठारी ने चुनाव लड़ा था, उस समय बीजेपी के बड़े पदाधिकारी जब निर्दलीय के साथ लगे तो अरुण सिंह जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री थे, उन्होंने कहा ये चुनाव तो क्या, अगले 2 चुनाव तक हम इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद सारे के सारे शामिल हो गए। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जो कल अशोक कोठारी के मंच पे थे और आज बीजेपी के एक बिगोद में भाषण दे रहे, लादू लाल जी तेली जिलाध्यक्ष रहे, एक लक्ष्मी नारायण जहाजपुर में भाषण दे रहे, पार्टी संगठन के अनुशासन का पाठ बता रहे, खुद यह मंच पे अशोक कोठारी के। ये जो विडम्बना एक्चुअल में भीलवाड़ा चित्तौड़ में टेक्निकल प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ। जो निर्दलीय जीते हैं दोनों ने बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रखा है। अब बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि उनके जो कैंडिडेट है वो तो चुनाव हार के कैंडिडेट कह रहा, विठल शंकर उसकी 5 बार को टिकट दिया पार्टी ने, जिसमें से 3 बार कंटिन्यू चुनाव जीता। संघ से ही आया, वो तो बैंक में एसबीबीजे में नौकरी करते थे और वहां से संघ उठा के लाया। एक बार आसीन में टिकट दिया, 4 बार उन्होंने भीलवाड़ा में टिकट दिया। ऐसे नरपत सिंह राजवी, क्योंकि जयपुर में उनकी सीट पे दूसरे को टिकट दे दिया गया, इसलिए उनको वापस चित्तौड़ भेजा गया। ये बात सही कि वो चित्तौड़ से पहले भी चुनाव लड़ चुके, पर पिछली बार तो 2 बार कंटिन्यू चंद्रमान सिंह आकिया वहां से एमएलए थे, आकिया ने ताल ठोक दी। पर आकिया ने तो नरपत सिंह राजवी को जो बुरी तरह से हराया, वैसी स्थिति विठल शंकर अवस्थी की नहीं। विठल शंकर अवस्थी 12-15 हजार वोटों के अंतर से हारे अभी भी, क्योंकि 15 साल से कंटिन्यू एमएलए रहे, तो उनका संपर्क है। मैं देखता हूँ कि उनके घर पे भी भीड़ पड़ रही टिकट मांगने वालों की। अशोक कोठारी से भी लोग मिल रहे हैं, दामोदर अग्रवाल सांसद से भी मिल रहे हैं, प्रशांत मेवाड़ा जिलाध्यक्ष से भी मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी खतरे को भांप के, अरुण चतुर्वेदी ने जिस तरह से बात कही, कॉन्फिडेंस से कही हम समन्वय बिठा लेंगे,
ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये पता है कि दो जगह स्पेशली टेक्निकल प्रॉब्लम है, फुटबाजी नहीं कर सकते, टेक्निकल प्रॉब्लम है इसका। कहते हैं प्रमोद तिवारी जी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ जो कुछ हुआ, अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं के द्वारा जो किया गया, तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव में शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा इस चुनाव से पहले कितना मैनेज कर पाते हैं जो अरुण चतुर्वेदी हैं, वो देखते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, पूरे प्रदेश पर जब आप नजर डालते हैं तो बहुत सारे गुट हैं। एक वसुंधरा राजे का गुट है, एक सतीश पूनिया का गुट है, एक राजेंद्र राठौड़ का गुट है, इसके अलावा भी कुछ और नए गुट बन गए हैं अब नई सरकार में नई चुनौतियों के साथ। तो ऐसे में आप भजन लाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, इन दोनों को इस वक्त कहां पाते हैं? इन दोनों की स्थिति को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस निकाय चुनाव में निकाल कर ले जाने वाला है, या जो चुनौतियां सामने हैं उनसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाना पड़ सकता है? मीना जी, केंद्र ने तो माना ही नहीं, केंद्र को विश्वास नहीं है, स्थानीय स्तर पर समन्वय है निमित जी, इसलिए बाहर से आपको पर्यवेक्षक लगाने पड़े। अब आप देखिएगा कि वो तो राष्ट्रीय स्तर के मंत्री बन गए। अब उनको अगर हरीश द्विवेदी को लगाया है या बाकी के लोगों को लगाया है तो उसका मतलब क्या है? और चुनाव का आगाज कौन कर रहे हैं? अमित शाह कर रहे हैं अलवर से। तो इसी स्थिति में बहुत बड़ी, आप अजमेर में जिस प्रकार से वासुदेव देवनानी के को चुनौती देने के लिए पूर्व मेयर हैं धर्मेंद्र गहलोत, वो आगे सामने कि मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए करा रहे हैं कि दमन। अब समन्वय रहेगा नहीं रहेगा नमित जी, बहुत अलग अलग लेकिन सत्ता का प्रभाव निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। जो अशोक गहलोत आरोप लगा रहे थे कि तो एसपी और कलेक्टर के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, वो देखिए कि वो जीतते होंगे, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे, तो उनको मालूम है कलेक्टर एसपी कितना प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। अब देखिएगा कि टिकट का बंटवारा एन वक्त पर होगा, कि कोशिश होगी कि बागी नहीं खड़े हों, और बागी नहीं खड़े होंगे तो उसका फायदा निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी को मिल सकेगा। और सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत सारे साधन हैं बागियों को रोकने के लिए। मुख्यमंत्री के पर बातचीत कर पर बहुत सारी चीज तो सॉल्व हो जाती है कि भाई तुम यहाँ नहीं तो दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे, अभी शांत रहो। तो अब ये सब प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और अब आप देखिएगा कि अब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि टिकट एन वक्त पे दिया जाएगा। अब अभी तक तो देखिए, आज तो नॉमिनेशन, अब अधिसूचना 27 को जारी होगी और 21 तारीख तक नॉमिनेशन होगा और 3 तारीख तक नाम वापस लिए जाएंगे। तो 3 सितंबर तक बहुत सारी चीजें, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अलग तरह की स्थिति है। और चुनाव मतदान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसी स्थिति में जिस तरह का माहौल पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि सत्ताधारी पार्टी भी घबराई हुई है और विपक्ष कांग्रेस तो खुद चिंतित, इसलिए सीकर में क्या गोविंद सिंह डोटासरा अपनी स्थिति को ठीक कर पाएंगे क्या? और वो नगर परिषद जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, बड़ी चुनौती है। वहाँ उनको मानते ही नहीं है। वहाँ के जो सीनियर नेता हैं, पारिक वारिक जो भी है, या आपके सामने दीपेंद्र सिंह जी, वो तो इनको मानते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो माहौल की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां मिलने वाली है, उस चुनौतियों को गोविंद सिंह डोटासरा किस तरह से निभा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन जहां भी देखी जाएगी सचिन पायलट टॉक में क्या कुछ करेंगे, अब आपको भी टॉक में तो आपका तो है ही नहीं। इसलिए 10 आओ चाहे 5 आओ 7 आओ, आपके कैंडिडेट किस तरह की स्थितियां बनेगी, अलग तरह का माहौल है। तो बहुत सारे, और देखिएगा कोटा संभाग में सीपी जोशी को लगाया था, सीपी जोशी को इन वक्त पे क्यों हटा दिया गया, नमित जी ज्यादा बता सकते हैं। क्योंकि सीपी जोशी की वसुंधरा राजे से बनती नहीं है। क्यों नमित जी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो। उनकी बनती नहीं है, इसलिए वसुंधरा राजे को स्वतंत्र निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, इसलिए सीपी जोशी को हटा दिया गया इन वक्त पर। और क्यों आपने जो कमेटियां बनाई थी, जो ऑब्जर्वर लगाए थे, उनको बदलाव करने की स्थिति क्यों बनी? परिणामी को अजमेर से हटा करके क्यों भेजना पड़ा भरतपुर? और बहुत सारी चीजें, और जयपुर वाले को क्यों लाना पड़ा नए को? तो बहुत सारा परिवर्तन करने की स्थिति आई। तो इसलिए लगा केंद्र को कि भाई देखिए स्थिति ठीक नहीं है,
इसलिए भेज दिया बड़े लोगों को, संभालो, बातचीत करो और कहो कि भाई भाजपा को जिताना है, नहीं तो खैर नहीं है। क्योंकि माहौल बनता है, आने वाला जब चुनाव होगा विधानसभा का या लोकसभा का, इस सब चीजों से पार्टी संगठित है, मजबूत है, ये बात सामने आएगी। इसलिए चुनाव में देरी कर रहे थे, ये तो चाहते थे जनवरी फरवरी में हो, लेकिन चुनाव आयोग ने और हाई कोर्ट का सख्त निर्देश के बाद ये सब कुछ संभव हो पाया। और अभी तो देखिएगा हाई कोर्ट का इतने सख्त निर्देश के बावजूद भी लॉटरी निकाली नहीं आपके सामने, निकाय पंचायत वाली कहा कि हम बाद में निकालेंगे, सितंबर में निकालेंगे। इस तरह का माहौल करके देखिएगा, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति होती तो फिर लॉटरी में इस तरह की देरबारी नहीं होती। सत्ता का अलग तरह का माहौल होता है, सत्ताधारी पार्टी निश्चित तौर पर अपने प्रभाव का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहती कर रही है, उसका लाभ कितना मिलेगा वो चुनाव परिणाम बताएगा। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पार्षद चाहे भले कांग्रेस की जीत जाए, लेकिन बाद में दल बदल कानून होता नहीं है लागू, तो आ जाएंगे आराम से, बहुत सारे आ जाएंगे कि आ जाओ, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत तो सारी अभी जो स्थिति है कुल मिलाकर श्याम जी, अभी की स्थिति बड़ी ही एक तरह की मतलब ऐसी अनिश्चितता की स्थिति है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मदन राठौड़ और प्रदेश में मुख्यमंत्री दोनों जो है, और उन्हीं को एक तरह से साथ देने के लिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको ताकत देने से दिल्ली से टीम भी भेजी गई है। अब देखना है कि दिल्ली और जयपुर का ये समीकरण मिलकर कांग्रेस पार्टी पर कितना भारी पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ समाज में हो रहा है, राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो हम आपके साथ साझा करें ताकि पता चले कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। तो निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान की जनता क्या सोचती है, बीजेपी और कांग्रेस में कौन भारी पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।